ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज हम स्मरण कर रहे हैं अमर शहीद सरदार भगत सिंह का। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वफा आएगी। फलक की इन पंक्तियों को जैसे शब्द शब्द जी कर छोड़ गए अमर शहीद सरदार भगत सिंह। राष्ट्र प्रेम की वो खुशबू उनकी मिट्टी से कुछ यूं उठी, यूं फैली कि इतने बरसों बाद आज की पीढ़ी भी उसे उसी गहराई से महसूस करती है। उनके जीवन की लंबाई मात्र 23.5 साल, लेकिन एक विराट जीवन था उनका। एक ऐसी कहानी जो हर भारतवासी को गौरव से भर जाती है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी शहादत की याद भीतर कहीं एक दुखता हुआ सन्नाटा लिख जाती है। मात्र 12 साल की उम्र में जो बच्चा पैदल चलकर जलियांवाला बाग की मिट्टी लेने पहुंच जाए, उसे तो अमर शहीद भगत सिंह बनना ही था। 27 सितंबर सन 1907 को सरदार किशन सिंह और माता विद्यावती कौर के घर पर भगत सिंह का जन्म हुआ। ये एक किसान परिवार था। भगत सिंह के 2 चाचा स्वाधीनता संग्राम में अपना जीवन समर्पित कर चुके थे। एक चाचा स्वर्ण सिंह सन 1910 में जेल की यातनाओं से 23 वर्ष की आयु में प्राण उत्सर्ग कर चुके थे। दूसरे चाचा अजित सिंह सन 1909 में देश से निर्वासित हो चुके थे। पिता किशन सिंह भी राष्ट्र सेवा को समर्पित थे। भगत सिंह का पैतृक गांव भले ही खटकड़ कला है, लेकिन वो कभी यहाँ रहे नहीं। पंजाब के किसानों को लायलपुर क्षेत्र में उपजाऊ जमीनें मिली थीं और बंगा क्षेत्र से आए किसानों ने लायलपुर में ही बंगा नाम से गांव बसा लिया था। गांव से प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर जब भगत सिंह ने उच्च शिक्षा के लिए लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश किया, उस समय वो कॉलेज देशभक्तों का गढ़ था। यहाँ पढ़ते हुए उनके क्रांतिकारी विचार सुखदेव, भगवती चरण और यशपाल जैसे दोस्तों के साथ दृढ़ होते चले गए। यही कारण है कि जब सन 1923-24 में घर पर उनके विवाह की बात चली, तो पिता की जिद से बचने के लिए वो कानपुर चले आए। भगत सिंह के संस्कारों के बनने में एक पक्ष तो था पूरे परिवार का देशभक्त होना, और दूसरा पक्ष था उनके मन में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रति बढ़ता आकर्षण। करतार सिंह सराभा और गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति उनमें अदम्य आकर्षण था, और मृत्यु के प्रति उनका जो दृष्टिकोण विकसित हुआ, उसमें सराभा की निर्भीक कुर्बानी का बड़ा योगदान था। नाबालिग होने के कारण सराभा को फांसी की सजा नहीं दी जा रही थी। इस पर सराभा ने अदालत में अपनी प्रखर राष्ट्रभक्ति का ऐसा ज्वलंत प्रदर्शन किया कि अंततः उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, और करतार सिंह सराभा ने इस सजा के लिए जज को धन्यवाद तक कहा। हंसते हंसते वो फांसी के फंदे पर झूल गए। देशभक्ति और आत्म बलिदान के इस उदाहरण ने जैसे भगत सिंह को भीतर से गढ़ा। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने विश्व भर के क्रांतिकारी साहित्य का अध्ययन कर लिया था, और भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण, यशपाल आदि ने लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। कानपुर में भगत सिंह ने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप प्रेस में भी काम किया। बलवंत सिंह के छद्म नाम से उन्होंने कई विचारोत्तेजक लेख लिखे। हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी, इन सभी भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। प्रताप, कीर्ति, प्रभा, महारथी और चांद नामक पत्रों में उन्होंने अनगिनत लेख लिखे। कानपुर में रहने के दौरान ही उनका परिचय चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, शिव वर्मा, जयदेव कपूर और कुंदन लाल आदि से हुआ था, और आगे चलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के सक्रिय सैनिक के रूप में ये सभी साथी एकजुट हो गए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
रहबरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में रहबरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में लज़्ज़ते सहरा नवर्दी दूरिये मंजिल में है भगत सिंह एक दार्शनिक, एक चिंतक थे। भगत सिंह से पहले क्रांतिकारियों का उद्देश्य था मात्र देश की आजादी, लेकिन भगत सिंह ने इस आजादी का अभिप्राय भी स्पष्ट किया। उनका कहना था कि देश की राजनीतिक आजादी की लड़ाई लक्ष्य की ओर पहला कदम है। हमारा अभियान तो तब पूरा होगा जब देश को सामाजिक और आर्थिक आजादी भी प्राप्त हो, मनुष्य का मनुष्य द्वारा शोषण हर तरह से समाप्त हो। भगत सिंह से पहले क्रांतिकारियों का कोई देशव्यापी संगठन नहीं था। भगत सिंह बिखरे हुए क्रांतिकारी दलों के बीच एकजुटता चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने दिल्ली में सन 1928 में सभी प्रांतों के प्रतिनिधि क्रांतिकारियों की एक सभा का भी आयोजन किया था। इसी मीटिंग में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के सेनापति के रूप में चंद्रशेखर आजाद को चुना गया और भगत सिंह तथा विजय कुमार सिन्हा को प्रचार और अंतर प्रांतीय संपर्कों का भार सौंपा गया। सन 1928 का साल राजनैतिक हलचलों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण साल था। सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और औद्योगिक विवाद विधेयक अंग्रेजों की कुटिल नीति को मुखर स्वर में उजागर कर चुके थे और देश भर में असंतोष की लहर दौड़ गई थी। इसकी मरहम पट्टी के रूप में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका पुरजोर विरोध हुआ। लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में घायल हुए और कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो गया। देश क्रोध से खौल रहा था। भगत सिंह की दृष्टि में लालाजी पर प्रहार समस्त राष्ट्र पर प्रहार था। दल के निर्णय के अनुसार लालाजी की मृत्यु से ठीक 1 महीने बाद भगत सिंह और राजगुरु ने लाहौर पुलिस के केंद्रीय दफ्तर से निकलते समय उस पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोली से मार दिया, जिसके हाथों से लाठियां खाकर लालाजी घायल हुए थे। अगले दिन पर्चे बांटे गए, दीवारों पर पोस्टर लगा दिया गया कि सैंडर्स मारा गया, लालाजी की मृत्यु का बदला ले लिया गया। परिस्थितियां ऐसी थीं कि लाहौर से निकलना मुश्किल था, लेकिन भगवती चरण वोहरा की पत्नी दुर्गा भाभी के सहयोग से भगत सिंह लाहौर से निकल गए। कलकत्ता पहुंचकर यतीन्द्रनाथ दास से उन्होंने आगरा आकर बम बनाने का प्रशिक्षण देने का अनुरोध किया। वो ठीक उसी दिन असेंबली में बम फेंककर भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों को सबके सामने लाना चाहते थे, जिस दिन सार्वजनिक सुरक्षा बिल और औद्योगिक विवाद बिल पेश किया जाना था। जैसे ही सदस्यों ने मतदान किया, अध्यक्ष श्री विट्ठल भाई पटेल परिणाम की घोषणा करने ही वाले थे कि सरकारी पक्ष की पिछली बेंच की ओर जोर का धमाका हुआ। भवन धुएं से भर गया। भगदड़ के बीच भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के नारों से संसद भवन गूंज उठा। वे संसद भवन में पर्चे फेंक रहे थे, जिसके कुछ अंश इस तरह से थे। ब्रिटिश सत्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा था,
बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज की आवश्यकता होती है। हमारे कार्य का प्रयोजन है कि कानून का ये अपमानजनक प्रहसन समाप्त कर दिया जाए। विदेशी शोषक नौकरशाही जो चाहे करे, पर उसकी वैधानिकता की नकाब फाड़ देना आवश्यक है। दरअसल अंग्रेजी शासन ने दुनिया भर में ये प्रचार कर रखा था कि भारतीय लोग हमारे शासन से बहुत सुखी हैं और वे स्वाधीन नहीं होना चाहते हैं। भगत सिंह ने इस भ्रामक प्रचार के विरुद्ध पुरजोर आवाज उठाई और अपनी बात, अपनी सोच को दुनिया तक पहुंचाने के लिए अदालतों को एक मंच की तरह चुना। बम फेंक कर वे भागे नहीं, बल्कि अपनी गिरफ्तारी दी। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे इसी रंग में गांधी जी ने इसी रंग में गांधी जी ने नमक पे धावा बोला, नमक पे धावा बोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे इसी रंग में लाजपत ने इसी रंग में लाजपत ने आया आजादी का झोला, आया आजादी का झोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे भगत सिंह ने अदालतों में क्रांतिकारियों द्वारा कानूनी लड़ाई के दांवपेच का जो स्वरूप प्रस्तुत किया, वो पूरी दुनिया में बेजोड़ है। उन्हें रंच मात्र भी आशा नहीं थी कि ब्रिटिश शासन की अदालतों में उनके साथ कभी न्याय होगा या उनकी प्राणों की रक्षा हो सकेगी। प्राण तो उन्होंने पहले ही दांव पर लगा दिए थे। उनका लक्ष्य तो ये था कि वे अंग्रेजों के शोषण और दमनकारी शासन की वास्तविकता को उधेड़ कर रख दें और भारत के युवाओं में क्रांति के बीज बो दें। अदालत के सामने क्रांति की परिभाषा देते हुए भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति संसार का नियम है, वो मानवीय प्रगति का रहस्य है, लेकिन केवल हथियार और रक्तपात ही क्रांति नहीं है। क्रांति की वास्तविक शक्ति जनता द्वारा समाज की आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था में परिवर्तन करने की इच्छा से होती है। हमारा उद्देश्य रक्तपात करना नहीं है, बल्कि मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की प्रथा को समाप्त कर इस देश के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त करना है। जेल में भूख हड़ताल के हथियार का भी भगत सिंह और उनके साथियों ने राजनीतिक स्तर पर इस्तेमाल किया। भूख हड़ताल के दौरान ही यतीन्द्र नाथ दास की मृत्यु की खबर पर सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा था। असेंबली बम कांड में भगत सिंह को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी थी और अब ब्रिटेन के सम्राट के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने के अभियोग में दोबारा उन पर केस चलना था।
इस दौरान अपनी मांगों को लेकर भगत सिंह ने लंबी भूख हड़ताल की। स्ट्रेचर पर डालकर उन्हें अदालत लाया जाता। उन्हें बीच बीच में आराम कुर्सी पर सुस्ताना पड़ जाता। लेकिन पढ़ना लिखना, मसविदे तैयार करना, सरकार से पत्र व्यवहार करना, सभी कुछ वो नियमित रूप से करते रहे। भगत सिंह के आसपास किताबें हमेशा रहीं और जेल में अपने क्रांतिकारी साथियों से उनकी चर्चा हमेशा जारी रही। अंततः फैसले का दिन आया और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। जयदेव कपूर ने भगत सिंह से पूछा था, तुम्हें इसका अफसोस तो नहीं है? इस सवाल पर भगत सिंह पहले तो ठहाका मारकर हंस पड़े, फिर गंभीर होकर कहा, क्रांति के मार्ग पर कदम रखते समय मैंने सोचा कि यदि मैं अपना जीवन देकर देश के कोने कोने तक इनकलाब जिंदाबाद का नारा पहुंचा सका तो मैं समझूंगा कि मुझे अपने जीवन का मूल्य मिल गया है। आज इस कोठरी में लोहे के सीखचों के पीछे बैठकर भी मैं करोड़ों देशवासियों के कंठों से उठती हुई उस नारे की हुंकार को सुन सकता हूं। फिर कुछ पल रुककर हल्की मुस्कुराहट के साथ आहिस्ता से उन्होंने कहा, और इतनी छोटी जिंदगी का इससे अधिक मूल्य हो भी क्या सकता था। 23 मार्च सन 1931, लाहौर सेंट्रल जेल। सुबह सुबह तेज आंधी आई। इस सुबह ने इन तीनों को जता दिया था कि अब उनके हिस्से के जीवन का मात्र एक दिन बचा है। 24 मार्च सुबह 6 बजे उन्हें फांसी दी जानी थी। दिन अपनी ही रफ्तार से आगे बढ़ता रहा कि अचानक शाम 4 बजे जेल की खामोशी में बूटों की आवाज और फुसफुसाहट भरने लगी। सभी कैदियों को अपनी अपनी कोठरी में जाने का आदेश मिला और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को खबर मिली कि उनकी जिंदगी और मौत के बीच की दूरी घटकर मात्र 3 घंटे की रह गई है। उन्हें 24 मार्च की जगह अब 23 मार्च की शाम को ही फांसी पर लटकाने का हुक्म जारी हो चुका था। जेल की कोठरी नंबर 14 का आकार बहुत छोटा था। फर्श भी पक्का नहीं था, घास उगाई थी। 5 फुट 10 इंच के भगत सिंह बहुत मुश्किल से उसमें लेट पाते थे। फांसी के 2 घंटे पहले इसी कोठरी में भगत सिंह प्राणनाथ मेहता से प्राप्त क्रांति साहित्य पढ़ रहे थे कि तभी उन्हें फांसी के पहले अंतिम स्नान का आदेश मिला और उन्होंने कहा, क्या आप इस किताब का एक अध्याय भी मुझे खत्म करने नहीं देंगे? और फिर नारे लगाते और गाते हुए वो निकल पड़े अपनी अंतिम यात्रा पर। उनकी आवाजें जेल की दीवारें फाड़कर बाहर तक पहुंच रही थीं। उनकी आवाजें सुनकर दूसरे कैदी भी नारे लगाने लगे। फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए भगत सिंह ने एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट को संबोधित करते हुए कहा, आप वास्तव में बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको ये देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है कि एक भारतीय क्रांतिकारी अपने महान आदर्श के लिए किस प्रकार हंसते हंसते मृत्यु का आलिंगन करता है। इशारा मिलते ही जल्लाद ने रस्सी खींच दी और तीनों फांसी के फंदे पर झूल गए। जेल के वार्डन चरत सिंह सुस्त कदमों से अपने कमरे में पहुंचे और फूट फूट कर रोने लगे। अपनी 30 साल की नौकरी में उन्होंने सैकड़ों फांसियां देखी थीं। शहीदों के खून का असर देख लेना, मिटा देंगे जालिम का घर देख लेना। किसी के इशारे के हम
झुका देंगे गर्दन को हम ज़ेरे खंजर, झुका देंगे गर्दन को हम ज़ेरे खंजर। खुशी से कटाएंगे सर देख लेना, जो नरबल को सींचा है ऊने जिगर से, जो नरबल को सींचा है ऊने जिगर से, जो होगा बराबर कभी देख लेना। ये वतन का राग। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये वतन का राग। वतन